कुछ लोग दुनिया को देखते हैं और कुछ लोग दुनिया में अपने देश की धड़कन को महसूस करते हैं, सुनते हैं। और एक प्रसिद्ध विचार है कि ट्रैवल डजंट जस्ट टेक यू फार, इट्स ब्रिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू ट्रूली स्टैंड फॉर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज हमारे साथ है डॉक्टर ऋषि राज, एक यायावर, एक लेखक, एक स्टोरी टेलर, जिन्होंने यात्रा को सिर्फ रोमांच नहीं, राष्ट्रबोध बनाया है। वो पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत के सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा पूरी की और दुनिया के 7 महाद्वीपों का एक सफर तय किया, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लेकिन ये सफर मानचित्र पर एक रूट नहीं, एक भारत की भावना और धरती के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। डॉक्टर ऋषि राज की पहचान सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं, उनकी लेखनी में देशभक्ति की गरिमा है। उन्होंने देशभक्ति और इतिहास पर आधारित दर्जनों पुस्तकें लिखी और अपनी रचनाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत की कहानियों, उसके नायकों और उसके मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी चर्चित पुस्तक दिल्ली की जीवन रेखा, दिल्ली मेट्रो भी उनके लेखन सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपने एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के माध्यम से भारत की संस्कृति, धरोहर और देशभाव को लगातार दस्तावेज किया है। तो आज का ये जो पूरा संवाद होने वाला है वो केवल एक रिकॉर्ड की कहानी नहीं होगी, सिर्फ एक उपलब्धि का हम उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि ये उस विजन पर बातचीत होगी जो यात्रा को राष्ट्र चेतना, लेखन को प्रेरणा और अनुभव को एक नई पीढ़ी के लिए दिशा बना देती है। बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषि राज, संसद टीवी में आपका। नमस्कार। आपने वक्त निकाला हमारे साथ संवाद करने के लिए, क्योंकि ये संवाद दरअसल सिर्फ आपकी यात्रा तक, आपके अनुभव तक ही सीमित नहीं रहेगा, नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करेगा और यही हमारा जो है वो लक्ष्य भी है। सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हाल में ही आपने अर्जित की, उस उपलब्धि के अर्थ को और आपके भीतर की दुनिया को समझना चाहेंगे। अंटार्कटिका पहुँचे और आपको भीतर से जब लगा कि 7 महाद्वीप अब पूरे हुए, देश के 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य तो पूरे हो चुके हैं, उस वक्त जो आपकी भावना थी वो खुशी से, राहत की थी, कृतज्ञता से भरी थी, या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने महसूस की? सबसे पहले सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। और जब मैं अंटार्कटिका की भूमि पर पहुंचा तो सबसे पहले तो मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। शांति इसलिए कि लगा एक बहुत दिनों से, बहुत सालों की जो यात्राएं चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, उसको कहीं जाकर के एक लक्ष्य प्राप्त हो गया, एक मंजिल हासिल हो गई। और सबसे पहले शांति महसूस हुई। उसके बाद देश की तरफ से गर्व की अनुभूति हुई कि मैं पहला भारतीय बन गया जिसने सभी 36 राज्य और सभी 7 कॉन्टिनेंट्स कर लिए। और उसके बाद ईश्वर के प्रति कृतज्ञता तो खैर हमेशा ही रहती है, लेकिन कृतज्ञता का भाव आया। तो ये सब एक मिला जुला एहसास था मेरे लिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ भारत मेरे साथ चलता है। तो ये जो भारत आपके साथ चलता है, हम समझना चाहेंगे कैसे चलता है, आपके व्यवहार में, आपके अनुशासन में, आपकी संवेदना में। भारत एक बहुत ही प्राचीन, आप जानते हैं कि देश है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन्स आते हैं कि अगर मेरा देश होता तो कैसा लगता मुझे। और मैं एक बात दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। और ये आपको एहसास होता है जब आप विदेश में जाते हैं। जैसे कई लोगों का सपना होता है कि मैं एक बार अमेरिका देखूँ, वो चकाचौंध न्यूयॉर्क देखूँ, टाइम्स स्क्वायर देखूँ, लंदन देखूँ, जापान देखूँ, कई सारे देश हैं जो देखने को लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग है, यूरोप हो गया। लेकिन जब आप वहाँ जा कर के आप अंदर से उन देशों को देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरे मन में तो कृतज्ञता का भाव आता है कि शुक्र है कि मैं ऐसी धरती पर जन्मा, मैं ऐसी धरती पर रहता हूँ जहाँ पर हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है, हम इतने अच्छे लोग हैं हमारे देश के। इतना देश अभी पिछले कई वर्षों से निरंतर जो है फास्टेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहा है। डाइवर्सिटी इस देश में है, पूरा मिनी वर्ल्ड अगर हम इंडिया को कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देश के किसी भी कोने में जाओ तो एक पक्ष दिखता है, लेकिन जब भारत भ्रमण करते हैं लगता है पूरी दुनिया घूम ली। पूरी दुनिया, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता। आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल जो मैं समझना चाहूंगी, आप एक यायावर हैं, एक ट्रैवलर, ये कब ये बीज आपके मन में आया कि मुझे देश नापना है, दुनिया नापना है, और सिर्फ नापना नहीं है, किसी मकसद से नापना है। और जो मकसद हमने महसूस किया आपके पुराने कई सारे चीज़ों को हमने देखा, आपके दृश्य को देखा
कि जो देशभक्ति का बीज था आपके अंदर, आपने बहुत पहले एक बार मुझे बताया था कि आप सेना में जाना चाहते थे, तो आपने उसको लेखनी के माध्यम से तो उतारा ही, लेकिन जो ट्रैवल के माध्यम से आपने देशभक्ति का जो पुंज, जो अलख जगाने की कोशिश की, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में, ये बीज कैसे आया? ये इसकी शुरुआत हुई जब मैं अपनी एक पुस्तक मेरी है देशभक्ति के पावन तीर्थ, तो उसकी रचना कर रहा था मैं। तो मेरे मन में आया कि लोग जो है बैठ कर के ऐतिहासिक जगहों के बारे में लिखते हैं, उन स्थानों के बारे में लिखते हैं, तो क्यों ना मैं पर्सनली उन जगहों पर जाऊं, पहले देखूं, क्योंकि यायावर तो मैं पिछले 3 दशकों से हुई। तो फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने उस यात्रा को शुरुआत की, उस यात्रा की, और शुरुआत की सबसे पहले बैरकपुर से, 1857 की क्रांति जहाँ पर हुई थी। और जैसे जैसे मैं इन जगहों पर गया, उन चीज़ों को समझा और वो फीलिंग्स मेरे दिल में आई, तो मुझे इतना मतलब कि कृतज्ञता महसूस हुई अपने देश के प्रति, उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों के प्रति जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन कोई उनके बारे में हार्डली कोई बात करता है। और मेरे ख्याल बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं। तो उन गुमनाम नायकों के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, जो कृतज्ञता, मुझे लगा उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो फिर वो देशभक्ति के पावन तीर्थ में मैंने यही किया। 1857 की क्रांति से लेकर 99 कारगिल वॉर तक के जो प्लेसेस हैं, पर्सनली जो मैंने उसमें मेंशन किए, कैसे फील किया, क्या फील किया, और जो हमारे अमर बलिदानियों के परिवार हैं उनसे मिलकर जो बातचीत की, वो सारी भावनाओं को उकेर करके मैंने उस पुस्तक में दर्ज किया। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि हमें क्यों ना ये जो बीजारोपण आज की युवा पीढ़ी में भी करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब ये जो देशभक्ति की चीज़ों को उकेरना था, कलम के माध्यम से आप उकेर ही रहे थे, लेकिन जो ट्रैवल का भाव है कि देश को और दुनिया को नापना भी है, उसे महसूस करना है और कहीं ना कहीं नॉक भी करना है, जो भारत का संदेश है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? प्रेरणा उसकी कुछ ऐसे मिली, जब मैं रेलवेज़ के मेरे स्टार्टिंग डेज थे 1994-95 में, तो देश के कई हिस्सों में जाने का अवसर मिला। तो जब अवसर मिला तो तमाम किस्म के लोगों से बातचीत हुई, तमाम जगहें देखने को मिली। फिर एक एहसास दिल में आया कि चलो आज अगर वेस्ट बंगाल देखा तो एक बार महाराष्ट्र भी देखता हूँ जाकर कैसा है, फिर तमिलनाडु देखता हूँ कैसा है, फिर आंध्रा देखता हूँ कैसा है। तो ये एक अंदर से एक आया, और मुझे ये लगता है कि आज के युग में ना ये बहुत रहता है कि हम विदेश चले जाएं, लेकिन हमेशा मुझे रहता था कि पहले हम देश देखें। और मेरी शायद ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स वाली जो जर्नी है, वो शायद इसलिए भी ये एक यूनिकनेस इसके अंदर आई कि क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट लेग में ऑल 36 स्टेट्स कवर किए, फिर 7 कॉन्टिनेंट्स किए। मुझे अभी भी 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने 7 कॉन्टिनेंट्स किए हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा आपने राज्य कितने किए, तो उन्होंने राज्य ज़्यादा नहीं किए हुए थे। तो मुझे लगता है कि पहले अपना देश देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अपनी संस्कृति पर जब तक हमें गर्व नहीं होगा, उसके बारे में पता नहीं होगा, तो तब तक हम कंपैरिजंस दूसरे देशों के साथ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 31 वर्षों का जो आपका पूरा इस यात्रा को कह लीजिए लेखनी के माध्यम से या विचरण के माध्यम से, लेकिन वो जो मेहनत है 31 वर्षों की, वो शायद हम नहीं देख पाएंगे, वो आपने महसूस की है, आपने उसे जिया है। मैं आज वो लम्हा आपसे चाहूँगी आप याद करें कि कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप फैमिली है, वर्क है, आप जॉब करते हैं एक फुल टाइम, कितना मुश्किल रहा होगा कि अपने पैशन को अपने काम के साथ परस्यू करना, क्योंकि पैशन बहुत सारे लोग के पास है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऋषिराज जी जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई डांस करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई म्यूज़िक, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दाल रोटी के जुगाड़ में सुबह से शाम तक लगा हुआ है। तो मुझे लगता है आज जो सबसे बड़ा संदेश आप इस मंच के माध्यम से लोगों को देंगे वो ये कि कैसे अपने काम के साथ आपको अपने पैशन को परस्यू करना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि वो प्लानिंग और डिसिप्लिन। जी, अगर आप प्लानिंग प्रॉपर कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2026 शुरू हुआ है, तो 2025 दिसंबर में मैंने 26 का पूरा कैलेंडर देख लिया था, और उसमें उन जगहों को अंकित किया जहाँ पर हम 1-2 छुट्टी लेकर के 4-5 दिन की छुट्टी बना सकते हैं। तो वो आप पहले से प्लान कर लीजिए, टिकट्स आप एडवांस में कर सकते हैं। तो और जो मेरी बात है, जो मेरे को चुनौतियाँ देखनी पड़ी शुरुआती दौर में, मतलब उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो नौकरी की भी थोड़ी सी दरकार थी, दूसरी पैसे की भी, क्योंकि उस समय जब मैंने शुरुआत की घूमने की, तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती नहीं थी।
तो फिर हमने एक फार्मूला निकाला कि हम ऐसा करेंगे कि हम होटल के पैसे बचाएंगे। तो हमने कहा कैसे बचाएंगे, हम 4-5 दोस्त होते थे। तो हमने कहा हम ऐसे प्लान बनाएंगे कि हमारी रात ट्रेन में आए। क्या बात है। होटल के पैसे बचे, और हम चूंकि उस समय रेलवे में थे, हम ये करते थे कि रात में ट्रैवल किया ट्रेन में, सुबह किसी भी स्टेशन पर पहुंचे, वहाँ पर अपना बैग किसी भी ऑफिस में रख देते थे, बता देते थे कि हम रेलवे से, और वेटिंग रूम में या रिटायरिंग रूम में या ऑफिसर्स गेस्ट हाउस कहीं पे भी जगह मिले नहा धोकर निकल जाते थे शहर घूमने के लिए। पूरा दिन उस शहर को घूमते थे, फिर रात को फिर ट्रेन पकड़ करके अगले डेस्टिनेशन पे निकल जाते। और पूरा दिन आप यकीन नहीं करेंगे, कई कई शहर तो मैंने ऐसे देखे हैं पूरे दिन में 100 रुपये भी खर्च नहीं हुए। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको घूमने के लिए ना तो ज़्यादा पैसा चाहिए और ना ही आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग, मेरे भी कलीग्स हैं, मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछे, हाउ डू यू मैनेज? तो इट कैन बी मैनेज्ड, बट इफ यू हैव ओनली डिसिप्लिन एंड प्रॉपर प्लानिंग, ये 2 चीज़ें चाहिए बस। और बाकी अगर किसी को, मैं तो बोलता हूँ कि फ्री की एडवाइस के लिए मैं हमेशा बैठा हूँ। अगर आप फंसे हुए कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, हाँ। तो एनीबडी कैन कम टू, मैं गाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल, एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। ऋषिराज जी, अब ये भी लगाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग काउंसलर ऑल्सो आपके जो आपका प्रोफाइल है। बहुत 2 चीज़ें आपने अच्छी बोली, प्लानिंग प्रॉपर और डिसिप्लिन। लेकिन एक बहुत सुंदर शब्द है जिजीविषा। वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है कि आप वो कर सकें, बस आपके अंदर वो जिजीविषा होनी चाहिए। तो वो तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, वो हमने देख लिया कि जब आप करना चाहते हैं तो आप कर ले जाते हैं। मैं लेकिन उस संघर्ष के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, गुडी गुडी पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन संघर्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग इससे सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, वो ये जाने कि संघर्ष है तो है, और उसे लड़ना है और उस पर जीत पार करनी है। संघर्ष तो कोई है ऐसा पल जो बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण रहा हो, आपको फंस गए हो आप, और आप उससे फिर निकल के आए हो ट्रैवलिंग के दौरान या लेखन के दौरान? संघर्ष तो हमेशा रहता ही है, और ये संघर्ष जो है, आप इस संघर्ष से पार पा सकते हैं अगर आपका परिवार आपके साथ बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़ा हुआ है। मेरे परिवार का भी मेरे साथ सपोर्ट रहा हमेशा। तो ट्रैवलिंग की एक लेकिन सबसे खूबसूरत बात मुझे जो लगती है कि ट्रैवलिंग आपको पेशेंस सिखाती है। ट्रैवलिंग में ये नहीं होता कि मैं अगर घर पर अगर नर्म गद्दे पर सो रहा हूँ तो जरूरी नहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखाती है। फिर दूसरा क्या है कि जैसे अभी मैं पीछे एक बिजनेस फोरम को एड्रेस कर रहा था, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मैंने उनको बताया कि एक बिजनेसमैन के लिए ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है। तब तक वो इतना फोकस नहीं कर रहे थे ट्रैवलिंग पे, मतलब बिजनेसमैन तो धंधे में रहता है पैसा कमाने के। तो मैंने उनको बताया कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं आपको हमेशा नए आइडियाज़ आते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वहाँ पर ये कैसे हो रहा है। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी नए चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं बिजनेस में, वो नए आइडियाज़ लोगों को घूम घूम के मिले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको एक नॉलेज मिल रहा है घूमने से। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे एक बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये पूरी दुनिया एक किताब है और आपको इसका हर एक पन्ना पढ़ना चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है। बिल्कुल। तो अब कैसे पढ़ना है उसके लिए ऋषिराज जी काउंसलिंग कर देंगे जिसको भी जरूरत नहीं, दूसरी बात इसमें ये भी है ना कि हम सब तो यात्रा पर ही निकले हुए हैं। रिटर्न टिकट जीवन भी एक यात्रा है, बट डेट डिसाइड नहीं है। तो ये सब जब हम समझ जाएंगे कि हम सब तो यात्रा पर ही हैं, तो हम असल यात्रा पर भी निकलना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप अपने व्यक्तित्व को भी हमारे सामने रखें कि ये जो लेखनी का काम किया, आप चूँकि इंस्पायर्ड थे, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो देशभक्त हीरोज़ हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, फिर ट्रैवलिंग के लिए आपने बताया कि कहाँ से प्रेरणा मिली, इन सब ने आपको कैसे बदला, आपके जीवन को कैसे बदला? यानी ये पूरी जो जर्नी है, मैं अगर पिछले 31 वर्षों की बात करूं, उसने ऋषिराज को क्या बनाया, क्या निकाल के लाया, अगर आप खुद को डिफाइन करना चाहें? जैसे मैंने आपको बताया कि यात्राएं आपको परिपक्व बनाती है, तो जब वो परिपक्वता आपके अंदर आती है तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का नज़रिया, रिश्तों को निभाने का नज़रिया, वो सब बदल जाता है। और जहाँ तक हीरोज़ की बात है कि जैसे मैंने आपको एक बार चर्चा में बताया था कि आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और जब कारगिल का वॉर हुआ तो कारगिल वॉर के आप जितने भी हीरोज़ उठा करके देखते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन अनुज नैयर, ये सारे जो हैं, मतलब कि ये हम उम्र थे, मतलब मेरी उम्र और उनकी उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और
तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो लड़ने जा रहे, अगर मैं आर्मी में चला गया होता तो मैं भी कारगिल लड़ता। और जब वो लोग लड़ रहे थे तो मैं बहुत जोश में था, बहुत ही प्रेरित था कि मुझे कहीं लग रहा था कि कहीं मैं ही लड़ रहा हूँ वहाँ पर। तो वो फिर जब वो बारी बारी से हमारे लोग ने अपना बलिदान दिया रण क्षेत्र में, तो वो जो व्यथा, वो पीड़ा कहीं ना कहीं मेरे में अभी तक है। क्योंकि कारगिल की जो वॉर है वो 5 जुलाई को एक ऐसे टाइम पर पहुंच गई थी जब वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी ऑलमोस्ट। और जितने भी जैसे बत्रा साहब गए हमारे या अनुज नैयर साहब गए, सारे 5 जुलाई के बाद गए। अगर वो कहीं ना कहीं 5 जुलाई को वो ब्रेक लग जाता ना तो ये सारे बच जाते। बट वही है कि वो डेस्टिनी में जो लिखा होता है, लेकिन यही है कि ये लोग अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहते हैं ना कि जो शहादत होती है वो हर किसी की, हर वर्दी को नसीब नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ये हमारे रियल हीरोज हैं। मैं हमेशा युवा पीढ़ी को यही बोलता हूँ, अपने हीरोज का चुनाव बहुत ध्यान से करें। बिल्कुल। और जिनकी वजह से हमें आज आज़ादी मिली हुई है, उन सबको अगर साल में एक बार याद करना पड़ता तो क्या बुराई है, करें। हमारा कर्तव्य है उनको याद करना। बिल्कुल। और मुझे लगता है मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि बच्चों के लिए जो स्टोरी टेलिंग है, ये जो हमारे अनसंग हीरोज़ की है, जो आप कह रहे हैं कि यही दरअसल हमारे असली आइडल्स होने चाहिए, तो ये जो बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग का आइडिया था वो कब आया, क्यों आया, कैसे आया और उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? जब मैं देशभक्ति के पावन तीर्थ पुस्तक कर रहा था तो उसमें मैंने हीरो को कवर किया, उधम सिंह साहब को। तो उधम सिंह साहब जो थे हमारे एक महान क्रांतिकारी रहे, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस बात को डेडिकेट कर दिया कि जो जलियांवाला बाग कांड के जो हमारे खलनायक थे माइकल ऑडवायर, जो उस समय वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तत्कालीन पंजाब के, कि उनकी हत्या करनी है मुझे, क्योंकि उस आदमी की वजह से हमारे हज़ारों बेगुनाह लोग जलियांवाला बाग कांड में मारे गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने अपने जीवन के 21 साल उन्होंने इसी बात के लिए लगा दिया। और 21 साल बाद उन्होंने जब कैक्सटन हॉल लंदन में माइकल ऑडवायर के सीने में गोली उतारी, उसकी हत्या की, तब जाकर के वो बदला पूरा हुआ। तो ये कहानी मुझे इतनी टच करती है, आज भी मेरे को इतनी प्रेरणा देती है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी पहुंचनी चाहिए। 2019 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि इतना बड़ा जो ये जलियांवाला बाग एक हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, तो इसकी कहानी तो कहीं ना कहीं दब गई। 100 ईयर्स हो गए, आज के युवाओं को नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता होगा। बिल्कुल। तब ये स्टोरी बुक का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, तब हम पहली स्टोरी बुक लेकर के आए, सुनो बच्चों जलियांवाला बाग की कहानी। तो उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। जब कारगिल का सिल्वर जुबली आया तो हमने उसके 7 नायकों के ऊपर स्टोरी बुक्स बनाई। फिर हमने सुनो बच्चों कारगिल युद्ध की कहानी पे बनाया पूरा जिस्ट के, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था 99 में, उसके बाद एक पूरी युवा पीढ़ी आ गई है। जो बच्चे पैदा हुए थे वो 25-26 साल के जवान हो गए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि कारगिल जो थी हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की टफेस्ट लड़ाई थी, क्योंकि दुश्मन 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था, इंडियन आर्मी नीचे थी। कैसे उन्होंने उसको वहाँ से खदेड़ कर वापस भेजा। तो ये बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है। कितने 527 वीर जवानों ने उस लड़ाई को जीतने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी भूल ना जाए उनके बलिदान को। तो इसीलिए हम ये कारगिल की किताब लाए और बच्चों के लिए कारगिल की वो स्टोरी बुक लेकर पूरी सीरीज पूरी सीरीज। और अभी नेक्स्ट मेरी जो आ रही है स्टोरी बुक, वो आ रही है नेशनल वॉर मेमोरियल पर, सुनो बच्चों राष्ट्रीय समर स्मारक की कहानी। क्या बात है, बिल्कुल उसका बेसब्री से इंतज़ार है। और जो नेशनल बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली का जो है, हमने देखा है कि आपकी किताबें प्रभात प्रकाशन पे बड़ी सुसज्जित ढंग से और बच्चों का काफ़ी वहाँ पे हुजूम रहता है। ये एक अच्छा संकेत है कि जब किताबें हैं तो बच्चे अब उसे पढ़ना भी चाह रहे हैं और अपने हीरोज़ को जान रहे हैं। एक और किताब जो आपने दिल्ली की जीवन रेखा को लेकर लिखी, दिल्ली मेट्रो, उसको लिखते समय आपके मन में मूल भावना क्या थी कि दिल्ली मेट्रो जो है वो एक शहर की व्यवस्था की कहानी कहता है या दिल्ली के शहर के लोगों का एक सपना? क्योंकि दिल्ली मेट्रो निश्चित रूप से न सिर्फ देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है अगर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ट्रेड फेयर ही चल रहा था, आपने ट्रेड फेयर की बात की, तो ट्रेड फेयर था वो मेरा ख्याल वो वर्ष था 1998 या 99 कुछ ऐसे था। तो ट्रेड फेयर में ना पहली बार एक मेट्रो का कोच लगाया गया था
जस्ट टू गेट द ग्लिम्स ऑफ मेट्रो की आपके शहर में ये एक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आने वाली है अगले 2-3 साल में। तो आप फील लीजिए कि कैसी होगी वो। तो वो कोच लगाया, लोग जो थे दिल्ली वाले दीवाने थे कि उसको एक बार उसकी झलक पा लें। तो मैं भी उस समय 24 साल का रहा हूँगा उस समय, तो मैं भी बेताब था उसको देखने के लिए। मैं गया देखने के लिए और मैंने अपने आप से पूछा क्या रियली इस तरह की कोई साफ सुथरी चमचमाती हुई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दिल्ली में आ सकती है? ये मेरा खुद से सवाल था। मुझे अंदर से जवाब आया कि यार डाउट है, मतलब लगता नहीं है आ सकती है, पॉसिबल है। दिल्ली जैसे शहर में इतना डेंसली पॉपुलेटेड हमारा स्टेट है कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था बना पाना। तो लेकिन आप देखिए दिल्ली मेट्रो आई और ट्रैक पर 2002 में आई और उसके बाद आज देखिए 75 लाख जो है पैसेंजर जर्नीज रोज मेट्रो में हो रही है। और सिर्फ एक ही चीज़ है जो दिल्ली मेट्रो को चला रही है, वो है यात्रियों का भरोसा। मतलब जो भी मेट्रो पकड़ने जाता है उसे एक भरोसा होता है कि मैं अगर चढ़ रहा हूं तो मैं आधे घंटे में, पौने घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो मेरा एसोसिएशन दिल्ली मेट्रो के साथ 2003 में हुआ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर लाया गया कमर्शियल एक्सपर्टी के तौर पर, क्योंकि मैं रेलवे कमर्शियल में था। तो फिर यहाँ पर आकर के हमने कुछ रूल्स फ्रेम किए, उसमें मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। तो इसको जो है बनते हुए देखा दिल्ली मेट्रो को। इसकी कई अनकही अनसुनी कहानियाँ ऐसी हैं जो लोगों को मालूम नहीं है कि दिल्ली मेट्रो में हुई हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। तो उन स्टोरीज़ को मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज करोड़ों लोग ऐसे हैं देश में जो दिल्ली मेट्रो की तरफ देखते हैं एक रिलायबल सिस्टम की तौर पर, एक विश्व का जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है उसके तरह देखते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य, मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जो कंपनी है दिल्ली मेट्रो, उसकी कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी लोगों को बताऊं जो उनको पता नहीं है। तब मेरे मन में विचार आया कि ऐसी पुस्तक की एक रचना करनी चाहिए। जो पुस्तक है ये स्टार्ट होती है कि कैसे दिल्ली में हमारे को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई, कैसे हम पॉल्यूशन से जूझ रहे थे, कैसे हम रेड लाइन ब्लू लाइन के कहर से लोग मर रहे थे, तो कैसे सिस्टम की एक बहुत ही शिद्दत से जो एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कैसे आई। डॉक्टर श्रीधरन जो आइकॉनिक मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हैं, तो उन्होंने मतलब कैसे इसकी परिकल्पना की, कैसे उसको डिज़ाइन करवाया, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसके। बिल्कुल। तो जब दिल्ली मेट्रो की बात हो ही रही है तो मैं चाहूँगी कि जेन ज़ी के लिए दिल्ली मेट्रो के जो 3 लाइफ लेंसेज हैं या लेसन्स भी हैं, वो आप क्या होंगे जो आप आज के युवाओं को, खासकर जेन ज़ी को देना चाहेंगे? क्योंकि कई मायनों में दिल्ली मेट्रो जो है बहुत सारे उदाहरण पेश करती है। तो जेन ज़ी के लिए क्या संदेश है? मतलब इस पे सबसे जो बड़ी बात है रिलायबिलिटी, कि आप हम पे रिलाय कर सकते हैं। हम बहुत ही मतलब रिलायबल सिस्टम है, आपको टाइम पर पहुंचाते हैं। दूसरा है कि जो डिसिप्लिन है, दिल्ली मेट्रो जो है डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप सोचिए कि अगर सुबह 6 बजे ट्रेन लानी है तो वो उसके लिए काम रात को 3 बजे शुरू हो जाता है। और लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो कभी सोता नहीं है। इट वर्क्स 24 आवर्स। आपको ट्रैक पर ज़रूर सुबह 6 बजे से रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक दिखती है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस में पूरा टाइम जाता है। तो वी वर्क 24/7। तीसरी चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी है, कि निरंतरता जिसको बोलते हैं, कि मतलब अगर एक ट्रेन जाएगी तो 3 मिनट में दूसरी आएगी। तो जेन ज़ी इस चीज़ को 3 लेसन्स ले सकते हैं। रिलायबिलिटी, लगातार काम करना, कनेक्टिविटी, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आज के युवाओं को, कर्णधारों को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषिराज जी, देखिए हमने अपने इसमें पोस्टर पे भी डाला, हिमालय से अंटार्कटिका तक एक यायावर, उसके दृष्टिकोण से हम समझना चाहेंगे। जब आप पूरे विश्व को नाप रहे हैं, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वी हैव ओनली 1 प्लैनेट जहाँ जीवन है। सो कोई और ऑप्शंस है ही नहीं हमारे पास। वी हैव ओनली 1 प्लैनेट। ऐसे में जो सस्टेनेबल टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रैवलर के माध्यम से भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रैवलर्स को, हमारे युवाओं को, कि पर्यावरण को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए उसका दीदार करना है, उसे देखना है, समझना है, क्योंकि यही जीवन है और कहीं ना कहीं हम इसे खो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसे खो रहे हैं, इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए भारत का जो ट्रैवलर है ना, फिर भी फार बेटर है, मैं आपको बताऊं।
और आज के युवाओं में एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे देखने को मिलती है, जितने भी ट्रैकर्स वगैरह जाते हैं तो वो जो भी वहाँ पर कचरा करते हैं उसको वापस ले करके आते हैं। पिछले दिनों मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एवरेस्ट की एक फ़ोटो किसी ने डाली हुई थी, बहुत सारा कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका यही ध्यान रखना कि हम जहाँ भी जाएं कचरा ना करें, और जहाँ पर भी जाएं उसका जो हमारा अगर कचरा हो भी जाता है तो उसको वापस लेकर आए। इवन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं दिल्ली मेट्रो एडवेंचर क्लब का सेक्रेटरी भी हूँ। अभी हमने मई में आदि कैलाश का ट्रिप किया था। तो हमने जब वो ट्रिप किया तो हम जब चल रहे थे तो हमारे लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ पर कचरा दिख रहा था उसको भी बीन करके वो नीचे ले आए, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बहुत डीप रूटेड ये कल्चर है कि हम इस चीज़ के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, वी आर नॉन फॉर हैंडलिंग एनवायरनमेंट टू हैंडल दिस थिंग प्रॉपरली। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप यात्रा पर जाएं, जैसे आप चाहे ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, लोग मूंगफली खाते हैं नीचे फेंक देते हैं, आप रोड पर चलते हैं कचरा बाहर फेंक देते हैं। ये सिर्फ टूरिज्म में ही नहीं, अगर ये डेली हम इस चीज़ को इनकलकेट कर लेंगे ना अपनी हैबिट्स में, तो वहाँ पर नेचुरली हम कूड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब वैसे भी जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है, अब देखिए एक जन आंदोलन बन चुका है, इसकी तारीफ दुनिया तक में हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी माँ है जीवन के लिए, तो इस माँ की रक्षा करना, उसे बचाना, उसे सुंदर सहेज कर रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ऋषि जी, चूँकि बातों का सिलसिला, चूँकि आपके इतने आयाम हैं, इतने पक्ष हैं कि मुझे लगता है जो हमारा आधे घंटे का स्लॉट था वो कम पड़ गया। फिर आपके साथ कभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लास्ट में मैं चाहूँगी आपका संदेश एक ट्रैवलर के तौर पर, एक यायावर जो हमने आपको नाम दिया है, एक लेखक के तौर पर, और एक व्यक्ति जो इस पूरी जीवन को जीने के बाद अपने अनुभवों से परिपक्व होकर, जैसा आपने कहा कि मुझे इस पूरी यात्रा ने बनाया है, उसका संदेश हमारे युवाओं के लिए। मैं सभी को ये संदेश दूंगा कि आप सब समय निकालिए घूमने के लिए, क्योंकि जीवन जो है उसका पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। जैसे कोविड आया तो पता नहीं कितने हमारे प्यारे जो हमारे साथी लोग थे वो चले गए। आज अगर हम जी रहे हैं ना, आज अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये बोनस लाइफ है। तो उस बोनस लाइफ का आनंद उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, और सिर्फ घूमें ही नहीं, आप जब भी किसी स्थान पर जाएँ वापस आकर के आप उसको पेन डाउन करिए उस यात्रा को। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं किसी यात्रा, वहाँ एक छोटा सा वीडियो बनाएं कि आज मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर हिमालय की वादियाँ देख रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जब आप यकीन करिए कि जब आप 20 साल बाद आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ जब उस वीडियो को देखेंगे, और आपके स्वयं के लिए इतनी बढ़िया अनुभूति होगी कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आप उस समय प्रसन्न होंगे देख करके, अरे बच्चे भी आपके याद करेंगे हमारे पापा हमें 20 साल पहले वहाँ ले गए तो कितना अच्छा हमें फील हुआ था। तो आप यात्राओं पर निकलिए, भारत घूमिए, विश्व घूमिए, और उनको पेन डाउन करिए यात्राओं को, आपको बहुत आनंद आएगा, जीवन सार्थक होगा। यही संदेश मैं आप सबको आज इस चर्चा के माध्यम से देना चाहता हूँ। बिल्कुल ऋषि जी, और मुझे इसी के साथ गालिब का एक शेर याद आ रहा है, सैर कर दुनिया की ए गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दुनिया को देखना, समझना, उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है, और आप लकी हैं कि आप इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेरणादायी बातचीत के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सेशन से हमारे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि यात्रा वही सफल है जो इंसान को बेहतर इंसान बना दे। डॉक्टर ऋषि राज, आपकी ये यात्रा 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 7 महाद्वीपों की बात करें, सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक उद्देश्य, एक अनुशासन और राष्ट्रबोध की एक मिसाल है। आपकी लेखनी और आपका संदेश ये याद दिलाता है कि देशभक्ति शब्दों में नहीं, कर्म और जिम्मेदारी में दिखती है, और धरती माता की रक्षा आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी प्रतिज्ञा है। इसी प्रेरणा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों का भी। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।